जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और आप प्रतिदिन की तरह इस पे जुड़े हुए हैं। और जब आपका ये अब किरण पब्लिकेशन का ये जो प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो आपके लिए दोनों ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको देख के आप समझ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से कब पूछा गया है और उससे एक आइडिया लगेगा। और मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है आपका, ये वाला क्या कार्य करता है कि आपको एक उसी के बेस्ड पर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस्ड पर आपको एक आइडिया देता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप दोनों काम एक साथ करते चलें, इसीलिए दोनों को एक साथ लाया गया है। और आप जो भी इसका जो फिर वही सीरीज के तरह जैसे आप चलेगा कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का जैसा चला था कि आपका साप्ताहिक जो 1 से 5 तक का जो प्रैक्टिस सेट के मास्टर वीडियो बन जाते थे, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जी जान से तैयारी कर सके, उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट इसको जारी रखिए। तो आज जो है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है, इसका किरण पब्लिकेशन का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो दूसरा प्रैक्टिस सेट को आज शुरू कर लेते हैं। तो चलिए, इसका जो है पहला प्रश्न हम देख लेंगे। पहला प्रश्न इसमें देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, इसमें देखिए, आचार जो शब्द है उसमें उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा। जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है, आचार शब्द में अति उपसर्ग अगर जोड़ दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा। तो ये तो बहुत ही आसान लग रहा है कि जैसे आप अति जोड़ आचार अर्थात अत्याचार इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, लिखावट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, असहनीय दुख होना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस क्रमांक का वाक्य जो है शुद्ध है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, निराशा की बदली छाई हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का जो है पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन 4, उत्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। डोंट बी लेट, इट कैन रेन एनी टाइम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह देखिए, यह है ऑप्शन नंबर 1, देर मत करो, कभी भी बारिश आ सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, ये है निजवाचक, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसा काम ये देखिए, उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरिए। तो इस प्रश्न में जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह देख लीजिए, ये हो जाएगा, बालक चांद डैश देख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, की तरफ, चांद की तरफ देख रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन पप्पाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, उसकी पुत्रवधू। दिया गया प्रश्न जो है कक्षा 10 के पाठ नगर से संबंधित है। इसी में जो है उनकी भगत की जो पुत्रवधू है, उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के जो है बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई और नहीं था। तो ये जो है आपको ऐसे बोला ही गया कि 10th लेवल के प्रश्न रहेंगे। तो ये जो कक्षा 10 का है, नगर जो है कहानी शीर्षक से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपको, मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, 3 हो जाएगा। जो इसमें जो मधुबनी चित्रकला जो है, ये बिहार के चित्रकला से जुड़ा हुआ जो मधुबनी का चित्रकला है उसके 3 प्रमुख है, जैसे कि भूमि आकल्पन और भित्ति चित्रण और पेंट चित्रण। जो आप कभी कभी आएंगे, अगर आपको जिला मुख्यालय में अगर आप आते हैं तो जो बड़े बड़े दीवार हैं, जैसे समाहरणालय परिसर, जो कलेक्ट्रेट वगैरह होते हैं, तो जो सरकारी बिल्डिंगें होती है उनके दीवारों पर आपको ये मधुबनी कला पेंटिंग का उदाहरण मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है
ऑप्शन नंबर 1 गोपाल दास नागर ने। इसमें क्या किया है कि ये भी जो आपको क्वेश्चन है ये आपको 10 के जो पाठ माँ से लिया गया है, जिसमें कि आपको इस कहानी में जो है मंगू की देखरेख और उसकी माँ जो है बड़े यत्न करती है, उससे संबंधित है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये है आपको, देखिए इंग्लिश से प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। तो इस शिक्षा ही मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4। एक मिनट, ये है इट इज एजुकेशन दैट डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम एनिमल्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस प्रश्न का जो इन द लास्ट वीक, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1। इसमें यह हो जाएगा आई टोल्ड हिम टू कम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर इसमें हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1 विल फॉल। अगला प्रश्न देखेंगे। On the basis of the given sentence, pick out the correct sentence converted in interrogative from the given option। तो इस प्रश्न का जो I am writing a short story, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 Am I writing a short story। अगला प्रश्न देखते हैं। एंटोनॉमी फॉर हॉस्टल इज, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपको 16 नंबर का ये है ऑप्शन नंबर 3 अमिकेबल। अगला प्रश्न देखते हैं। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ डिस्टिंग्विश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 डिफरेंशिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फेज। तो इस प्रश्न का जो है ए मैन स्ट्यू, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक मिनट, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। तो अगला प्रश्न देख लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्क्यूरियल। तो इस एज यूज्ड इन द चैप्टर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 अनएक्सपेक्टेड चेंज इन मूड। तो अगला प्रश्न देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हुमायूं कबीर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 ही वाज अ मेंबर ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ही वाज मेंबर ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट। अगला प्रश्न देखते हैं जो सोशल साइंस का ये दिखा रहा है कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उस दिन क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। तो वस्तु स्थिति होता क्या है कि जब चंद्रमा पूर्ण या नया होता है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल मिश्रित रूप से होता है, समान होता है। इस अवधि के दौरान जो होता है ज्वार बहुत ऊंचे होते हैं और भाटा बहुत नीचे होते हैं। इसे बृहद ज्वार भाटा का इसे जो है बृहद ज्वार भाटा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के एक ही रेखा में होने से ये स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटे में योगदान देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासिका थी और आप लोगों को ये मालूम भी होगा कि ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो आपको गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम थे उनकी पुत्री थी ये। और ये क्या किए हैं, आपको जब गुलाम वंश का स्थापना होता है वो 1206 ईस्वी में होता है और ये जो शासिका बनी है ये आपको 1236 से 1240 तक रही। और उस समय जो है दिल्ली के सल्तनत मुगल काल का दोनों का एकमात्र महिला शासिका यही थी। हालांकि इनके जो है अन्य शासकों ने पर्दे के पीछे से शासन किया था और महिलाओं ने, इनके ये एकमात्र थी जो खुले मुंह से दरबार में जाती आती थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है आपको एक मिनट, सच्चा बादशाह की बात, गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद हो जाएगा आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया आपको गुरु हरगोविंद। आइए कुछ सिख गुरुओं के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि सिख गुरु के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, और सिख गुरु के जो सबसे अंतिम गुरु 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, जिनका कि जन्म स्थान आपको पटना साहिब में है। और इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने क्या किया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको, आदि ग्रंथ को ही उन्होंने क्या किया है, सिख गुरु का जो गुरु पद उन्हीं को प्रदान कर दिया है। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलेगी। तो और ये जो है आपको हरगोविंद जी के बारे में जो है यहाँ पे ये क्या किए, ये गुरु अर्जुन देव के ये उत्तराधिकारी बने, और वे आराम से मुगलों के जो कट्टर शत्रु थे उन्होंने क्या किया था कि अपने अनुयायियों को शस्त्र रखने, मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कहा, और अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। और उन्होंने राजोचित जितना चिन्ह जो छत्र है, शस्त्र, बाज धारण इत्यादि किया, और सैनिक पोशाक पहननी आरंभ की थी। उन्होंने ही लौहगढ़ और मोर्चाबंदी का जो अकाल तख्त या प्रभु सिंहासन की स्थापना भी की थी। आपको ये क्वेश्चन बताना है इसमें कि सिखों के जो है किस गुरु की मृत्यु चेचक से हो जाती है, उसके बारे में आप बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में जो है किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। खिलाफत आंदोलन के जो जब बात की जाती है तो ये आपको जब हुआ था उस समय में एक्चुअली क्या हुआ था कि आपको जब गवर्नर जनरल तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ही, और भारत के जो वायसराय थे यह क्या किए थे, मित्र राष्ट्र की जो ये जो युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उसमें क्या था कि मित्र राष्ट्र की सेना और ब्रिटेन का जो युद्ध हुआ था तुर्की के खलीफा के विरुद्ध, उसमें क्या हुआ था कि मुसलमानों के पक्ष में समर्थन व्यक्त करने का आरंभ किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ये ऐसा नहीं किया, जिसके खिलाफ मुस्लिमों का जो है यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। बाद में महात्मा गांधी जी ने उन सभी नागरिकों को, जो भी मुस्लिम भाइयों को जो खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे, उन सबों को एक साथ लाने के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में ही आने के लिए प्रेरित किया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका इस चीज़ का विरोध किया था कि फिर भी सभी लोग एक साथ आए, और असहयोग आंदोलन हमारा भारत का पहला जो है बृहद जन सहयोग आंदोलन था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, इसमें क्या है, जो और गवर्नर जनरल है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन है, ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी को आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जानते हैं, और लॉर्ड कर्जन को जो है आप 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हेली का जो धूमकेतु है कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 76 वर्षों में। ये जो है आपको प्रत्येक 75 से 76 साल के बाद एक बार देखा जाता है, और यह जो है अल्प अवधि वाला एकमात्र धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और अगला जो आपको धूमकेतु आने वाला है वो आपको 2061-62 में आपको नजर आ सकता है। अभी जो पिछला हुआ था आपको 1986 से आप अगर उसमें जोड़ेंगे तो उसमें लगभग वही आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। भारत में जो नगर निगम के प्रशासनिक कर्मचारियों की अध्यक्षता करने हेतु जो नगर आयुक्त की जो नियुक्ति है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और अधिकांशतः जो प्रांतीय लोक सेवा के अधिकारियों से की जाती है। वास्तव में यह जो है नगर निगम का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 1651 में जो मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, कासिम बाजार हो जाएगा। इसमें कासिम बाजार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुगलों से अनुमति मिलने के बाद 1651 में क्या करते हैं, हुगली में कारखाना लगाते हैं। इसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार इत्यादि में कारखाने लगाए हैं।
अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सागर है जो भूबद्ध है, अर्थात चारों तरफ से लैंडलॉक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन 4 हो जाएगा, अरल सागर। तो अरल सागर जो है हमारा भूबद्ध सागर क्या है, अरल सागर है। इसके एक और उदाहरण है, मृत सागर है, ग्रेट साल्ट लेक है, कैस्पियन सागर है, और सी ऑफ गैलिली और साल्टन सागर है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, या फिर आपको नदी मार्ग पूछ दे या फिर किस नदी पर है, दोनों एक ही बात है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 3, कावेरी नदी पर। अर्थात ये पूछा जाएगा कि शिव समुद्र के जलप्रपात जो है किस नदी पर है या किस नदी मार्ग में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया कावेरी नदी पे, ये जो कर्नाटक में है, और इसकी ऊंचाई आपको 90 मीटर है और इसका प्रपात के उपयोग के लिए, जल उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य में पोलिस शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत को अपना घर बनाने वाले परिवारों और व्यक्तियों की स्मृति में एक स्मारक स्तंभ का निर्माण किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पोलैंड अडोल्फ हिटलर के जर्मनी और जोसेफ स्टालिन के रूस के बीच में फंस गया था, तो शरणार्थियों का एक दल जो है पुणे से 235 किलोमीटर दूर कोल्हापुर जिले के वालीवाड़े गांव में पहुंच गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, डच KLM। तो डच KLM एयरलाइन की जो स्थापना है आपको 7 अक्टूबर 1919 को, तथा क्वांटस एयरवेज की स्थापना जो है 16 नवंबर 1920 को हुई थी। अगला प्रश्न देख लेंगे, सुलभ राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, सुलभ होता है। सुलभ राजवंश की स्थापना नरसिंहा के द्वारा किया गया था, नरसिम्ह देव कह सकते हैं इसको, नरसिम्ह देव के द्वारा किया गया था, जो 1485 ईस्वी में किया था इनके द्वारा। वह क्या थे, सुलभ वंश के जो प्रथम शासक भी थे, और उन्होंने क्या किया, 1486 से 1491 तक शासन किया, और 1485 से 1505 तक जो है सुलभ वंश के 3 शासकों ने शासन किया। उसके बाद सुलभ वंश का जो है तुलुव वंश का शासन आरंभ हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपके लिए वह है ऑप्शन नंबर 2, मैसूर हो जाएगा। ये है बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, जो है कर्नाटक के जो है चामराजानगर जो है जिले में स्थित है। यह जो है इस समय जो है मैसूर राज्य के महाराजा के लिए आरक्षित जो निजी आखेट स्थल था, लेकिन अब इसे जो बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह जो है नागरहोल राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, मधुरमलाई राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ संलग्न नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है उसी का एक भाग है। इसके अलावा जो है आपको और जो यहाँ पे कर्नाटक में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री जो प्रसंस्करण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आप इस पर ध्यान देंगे। ये देखिए, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली। जो भारत का जो है राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री संस्करण केंद्र है नई दिल्ली में है। जो भारत सरकार ने देश में जो मांस और मुर्गी का जो पालन संसाधन उद्योग को सरल तथा कारगर बनाने के प्रयास के लिए क्या किया है, दिसंबर 2013 में ही नई दिल्ली में नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड की स्थापना की है। यह बोर्ड स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक मांस के उत्पादनों और मांस उत्पादों से संबंधित सभी मुद्दों की का जो सॉल्यूशन करता है। अगला प्रश्न देख लेंगे हम, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी चंपारण। तो इसमें क्या है कि बिहार का जो पश्चिमी चंपारण का जो सबसे बड़ा जो सिंचित क्षेत्र है वो ट्यूबवेल से है, 52,000 लगभग ये सब आपको हेक्टेयर वगैरह में है। तो अगला प्रश्न देखेंगे,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 67 में क्या किया गया है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से जो हटाने की प्रक्रिया से संबंधित यह अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत अर्थात जो है कुल सदस्यों में से 50% से अधिक सदस्यों की सहमति और लोकसभा के सामान्य बहुमत उपस्थित सदस्यों का जो 50% सदस्य की सहमति से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी। ग्राम पंचायत स्तर गांव के स्तर पर, पंचायत समिति जो होगा ब्लॉक स्तर पर। ये जो पंचायत समिति जो होते हैं आपके, वो पंचायत समिति के जो मुख्य होते हैं प्रमुख, वो बीडीओ लेवल पे बैठते हैं वो, तथा जो जिला परिषद की जितने क्षेत्र में होते हैं उनके जो एक अध्यक्ष होते हैं वो जिला स्तर पर बैठते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टी तथा सीमा लिफ्ट जो इरिगेशन परियोजना है किसको जोड़ती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो है आपको एक मिनट 38 नंबर का है, देखिए 38 नंबर का, एक मिनट। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1। ये गोदावरी नदी से कृष्णा नदी को जोड़ती है और गोदावरी नदी आपको जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से जो निकलती है नासिक के समीप आपको, और इसी पर आपको जो एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है जिसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम 39 नंबर का, इसमें नहीं दिया गया है, जो सिर्फ इसका उसके बाद 40 नंबर का है। अगला देख लेते हैं इसको कि अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्र है राजशाही प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्र या राजशाही जो है प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों को जो सेंट्रल पावर्स नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रिया हंगरी। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें क्या था कि जो दो प्रमुख गठबंधन थे, मित्र देश और धुरी राष्ट्र, ये दो प्रकार के थे। तो उसमें क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उसके जो समर्थकों को नाम दिया गया था वो धुरी राष्ट्र दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार सही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो इस प्रश्न का जो है दिल्ली का जो सल्तनत काल हुआ है आपको वो बराबर याद रहने चाहिए, तो इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या अभी क्रमानुसार है इसको आप देख लीजिए। जो खिलजी वंश है आपका, उसका जो शासनकाल है 1290 से 1320 तक रहता है। उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है 1320 से 1414 तक रहता है। इसी तुगलक वंश के समय में तैमूरलैंग आपको भारत में आते हैं आपको। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हो जाती है 1414 से 1451 तक। लोदी वंश आ जाते हैं उसके बाद 1451 से 1526 तक। जो 1526 तक इसलिए दिया गया, जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे वो इब्राहिम लोदी थे, जिनकी मृत्यु युद्ध स्थल में ही हो जाती है। और उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हमारे भारत पर हो जाती है, और लोदी वंश की स्थापना के इसकी समाप्ति के साथ ही इस पर जो है सल्तनत काल समाप्त होकर मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य जो है भारत के राजा को नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो है पिछले जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे कितनी बार हमने उसमें डिस्कस भी किया था, फिर भी इसमें बताते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। एक मिनट, इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या है भारत का नेपोलियन, और इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते, और इनको जो है समुद्र पर इसका जो समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे इसका संगीत प्रेमी होने का अनुमान लगाया गया है आपको लुसेंट बुक वगैरह में जो दिया गया है। दरअसल ये गुप्त वंश के जो थे, इसका जो शासन था 335 से 375 ईस्वी,
इनको जो है भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिसेन द्वारा जो लिखित प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें क्या हुआ है कि इनके द्वारा जितने भी महान सैन्य अभियान किए गए हैं उनके बारे में लिखा गया है। इतिहासकार जो है इनका जो भारत का नेपोलियन की संज्ञा है उसे आपको इतिहासकार जो है A.B. स्मिथ के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं पर अवलोकन करें जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, आपको इसमें अवलोकन करना है, जो क्रमानुसार देना है सही जवाब वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए 2 है, 4 है, 1 है, 3 है। मार्ले मिंटो सुधार जो है आपको पहले देख लीजिए। मार्ले मिंटो सुधार आपको 1909 ईस्वी में होता है। उसके बाद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार होता है 1919 ईस्वी में। उसके बाद चौरा चौड़ी हत्याकांड होता है 4 फरवरी 1922 दिया है, कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 भी देता है। उसके बाद दांडी मार्च जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये पार्ट है आपको 1930 ईस्वी में। ये जो आपको इसमें क्या है, मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो की गई। उसके बाद आपको दांडी मार्च और ये जो चौड़ा चौड़ी कांड है ये तो बहुत ही फेमस है, इनसे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2। एक मिनट, ये शुक्र ग्रह और आपको 2 ग्रह हैं ऐसे, इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऐसे 2 ग्रह हैं और दूसरा ग्रह का नाम आप कमेंट में करेंगे। 2 ग्रह हैं हमारे जो एंटी क्लॉकवाइज हमारा वो दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो उसमें क्या होता है, इन ग्रहों पे जो है पश्चिम में सूर्योदय होता है। तो आप इस प्रश्न का जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है जिसे पश्चिम में पूर्व की ओर अग्रसर कहते हैं और के ऊपर इसको देखा जा सकता है। हमारे सौर मंडल में जो है 2 ग्रह हैं, आपके लिए तो कमेंट बॉक्स में हम छोड़े जा रहे हैं। एक है शुक्र और दूसरा का नाम है इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका नंबर आप डाल के 44 नंबर। बाद में कि जो भी ग्रह है वो सूर्य का जो है वामवर्त घूर्णन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर देख लेंगे वह है ऑप्शन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है असम में है। यही आपका जो है सही आंसर नहीं है, ये जो है आपको गलत आंसर है। हमारा जो भारत का सबसे बड़ा जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में जो है तवांग मठ है, जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। इसके अलावा ये जो तिब्बत के लहासा में स्थित पोटला के पैलेस के बाद जो है विश्व का सबसे दूसरा बड़ा मठ है। यह मठ जो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में इसी नाम के एक छोटे शहर के निकट तवांग नदी घाटी में स्थित है। तो यह जो मठ है आपको तिब्बत और भूटान की सीमा के समीप स्थित है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपको गलत है। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न का जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, असत्य ही चुनना था उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरियों को पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाइए। तो अर्थात पश्चिम से पूर्व की तरफ ले जाना, गुजरात से आपको अरुणाचल प्रदेश अर्थात असम की ओर ले जाना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 2। देखिए पहले 1 होगा, 1 अर्थात कोयली हो जाएगा, दूसरा उसके बाद 3 नंबर है मथुरा हो जाएगा, उसके बाद 4 नंबर है हल्दिया हो जाएगा, उसके बाद दूसरा नंबर है बोंगई गांव हो जाएगा। दरअसल अब इसमें जो क्या है, भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित जो तेल रिफाइनरी का जो सही अनुक्रम है, कोयली अर्थात गुजरात में स्थित है, मथुरा क्या है आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है, हल्दिया आपको कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है, और हल्दिया में जो है और बोंगाई गांव जो है ये आपको असम में बोंगाई गांव में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेंगे हम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसके आधार पर तैयार किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। इसमें क्या हुआ था, आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधारों को जो है संक्षिप्त रूप से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रूप में हम लोग जानते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसमें क्या गया था, भारत के जो क्रमिक रूप में जो श्वसन संस्थानों की जो स्थापना की बात की गई, इनके सुधारों का आरंभ किया गया और इन सुधारों को जो 1918 में तैयार किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में रेखांकित किया गया, जिसे बाद में भारत सरकार ने जो है अधिनियम 1919 के आधार पर बना दिया गया। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, निम्नलिखित में से 4 वेदों में से कौन सा वेद जो है तोतरैया एवं वाजानसेई में विभक्त है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, आपको देख लेते हैं, इसमें 4 वेद में दिया गया आपको इसमें
कौन सा जो है तोतरैया एवं बजान से में विभक्त है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही आपको बलि विधि और यज्ञ विधि का प्रावधान दिया गया है। अथर्ववेद में आपको जादू, टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि इसमें है। और सामवेद जो है आपको म्यूजिक और भारतीय संगीत का जनक जाना जाता है इसे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? इससे संबंधित ये दूसरा प्रश्न है। तो इसमें देख लेते हैं, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 केवल राज्यसभा में। दरअसल भारत के जो संविधान का जो अनुच्छेद 67 है वह कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के जो है प्रभावी सदस्यों का 50% से अधिक बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। और इसे लोकसभा का जो सहमत जो होगा उसका जो उपस्थित जितने भी सांसद हैं उनका 50% होना जरूरी है। हालांकि यह अनुच्छेद जो है निष्कासन के कारणों का वर्णन नहीं करता है कि क्यों हटाया जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पनामा सीमा से सटा हुआ नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 वेनेजुएला। वेनेजुएला आपको पनामा, उत्तरी पश्चिम में कोस्टारिका जो है आपको, और दक्षिण पूर्व में कोलंबिया। उत्तर में जो है उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती अमेरिका के स्थित एक पारा महाद्वीपीय भी है। अगला प्रश्न देख लेंगे, महाद्वीपीय देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी उद्योग या खान या किसी दूसरे खतरनाक नियोजनों में नहीं रखा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, जिसमें बलात्श्रम निषेध की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रश्न का जो आपको सही आंसर है कि अनुच्छेद 24 में क्या होता है कि जो जितने भी कारखाने इत्यादि है उसमें नियोजित करने पर अर्थात काम पे रखने में प्रतिबंध लगाया गया है। यह अनुच्छेद पूरा डिटेल बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में या किसी ऐसा जगह जिसमें कि जान जोखिम में रहने की संभावना है, ऐसे स्थान पे उसे लगाया नहीं जाएगा। अगर कि कोई लगाता है तो वह एक शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत ये आपको जो दिया गया है वो आपको बालकों को शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया मौलिक अधिकार के तहत इससे सुरक्षित करता है उसको। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसके शासन में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1। दरअसल हुआ क्या था उस समय में, हमारा जब भारत का जो विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय होता है उसके बाद पूरे देश में आपको अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बहुत विद्रोह होता है। उसके बाद क्या होता है कि जॉर्ज पंचम जो है और उनकी पत्नी दिल्ली दरबार में आते हैं, अर्थात उनका दिल्ली दरबार आयोजन किया जाता है जिसमें उन्हें जो है भारत का सम्राट घोषित किया जाता है। इसमें क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनकी जो कुछ मुख्य बातें हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनके सम्मान में जनगण मन अधिनायक गीत गाया गया। और इसी के बाद क्या हुआ है कि जो इनकी गीतांजलि है उनको क्या हुआ है, आपको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और आपको इसमें क्या हुआ, इन्होंने भारतीयों का जो है राजधानी जो पहले कलकत्ता था उसको 1911 में घोषणा की कि अब जो अगला राजधानी होगा वो आपको दिल्ली होगी, और दिल्ली स्थानांतरित 1912 में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। दरअसल नेहरू रोजगार योजना जो है केंद्र का एक योजना है जिसकी शुरुआत आपको 1989-90 में हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी बेरोजगारों और अल्प नियोजित गरीबों को रोजगार प्रदान करना था। इसमें क्या है कि शहरी क्षेत्रों में जो सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभदायक परिसंपत्ति और सुरक्षा उन्नतिशील कार्यक्रम के द्वारा इस उद्देश्य को स्वरोजगार परियोजनाओं की स्थापना और वेतन आधारित रोजगार प्रदान करने के लिए आपको इसको चलाया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे संविधान का जो है कोई भी जैसे कि राष्ट्रीय कानून के प्रश्नों से संबंधित निर्धारण करने के लिए और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम न्यायिक अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को ही है।
अगला प्रश्न देख लेंगे हम। प्रसिद्ध फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, अकबर के द्वारा। इसमें क्या हुआ था कि जो फतेहपुर सिकरी की स्थापना मुगल सम्राट जो अकबर है इनके द्वारा 1569 ईस्वी में अपनी सेना के द्वारा जो चित्तौड़ और रणथंभौर को जीतने के बाद की गई थी, वह 1571 से 1585 तक जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी रही फतेहपुर सिकरी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसका परित्याग कर दिया था। वर्तमान में फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश के जो आगरा जिले में एक शहर है। अगला प्रश्न देखेंगे। 1600 ईस्वी के लगभग 16 ईस्वी के आसपास में जो है बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ कहाँ का रहने वाला था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, ये जो है ईरान का रहने वाला था अब्दुल लतीफ। अब इसके बारे में जो 1600 ईस्वी के आसपास में है जो जानकारी है कि वह 1600 ईस्वी के आसपास में बिहार की यात्रा किया था और वो ईरान की राजधानी ईरान का रहने वाला था। ईरान की राजधानी आपको तेहरान है और ईरान की संसद का नाम आपको मजलिस है। और ईरान के संबंध में अगर कुछ आप जानते हैं तो वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में एक्स्ट्रा नॉलेज बताइए। अगला देखिए, बिहार शरीफ का जो नगर मध्यकाल में किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, ये जो है प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप के लिए जाना जाता था। दरअसल नालंदा में जो स्थित जो बिहार शरीफ है आपको प्राचीन काल से ही धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है और पाल शासक धर्मपाल के जो शासनकाल में औदंतपुरी महाविद्यालय की जो स्थापना की गई, उसके बाद 12वीं शताब्दी में जो बख्तियार खिलजी के द्वारा इस महाविहार को नष्ट कर दिया गया। तो तुर्की के जो शासनकाल में यह जो है प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रहा था। इसी बिहार शरीफ में जो है मखदूम साहब की दरगाह और मलिक इब्राहिम का मकबरा है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जो बिहार राज्य के प्राचीन एवं नवीन नगरों के युग्म में कौन सा युग्म असत्य है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, वैशाली। कह रहा है इसमें देखिए कि वैशाली के अवशेष जो है वर्तमान में बसाड़ गांव में पाए जाते हैं और ये जो है वैशाली महाजनपद काल में लिच्छवियों की राजधानी रही है। महावीर का जो जन्म स्थान है आपको जो 540 ईस्वी पूर्व में है, कुंडग्राम वैशाली में ही हुआ है। इसी कुंडग्राम वैशाली के समीप ही है और इसी नगर में जो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार किया था। चीनी यात्री फैयान ने वैशाली की यात्रा की थी और इसी वैशाली में जो है आपको शिशुनाग वंश के जो शासक कालाशोक के द्वारा शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति जो आपको 383 ईस्वी पूर्व में होती है ये हुआ था। तथा इसी संगति के में जो है बौद्ध संप्रदाय में आपको विरोध शुरू हो गया था। जो आपको चौथी बौद्ध संगति जो हुई है उसमें आपको महायान और हीनयान 2 भागों में बट गया, जो कनिष्क के काल में हुई थी। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य में कहाँ पर जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, ये देखिए हो जाएगा भागलपुर में। दरअसल बिहार का जो भागलपुर जिला है उसमें विक्रमशिला जो गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। इस डॉल्फिन सेंचुरी के जो क्षेत्र में है सुल्तानगंज वाला जो है कहलगांव तक का क्षेत्र आता है। इस अभ्यारण्य में जो है डॉल्फिन मछली की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के जो संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न के लिए तो आपको ये देखना होगा यहाँ पे कि कूट में इसका आंसर देना है या थोड़ा सा प्रश्न आपको ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे, इसका आंसर आपको दिखाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको, ये तो हालांकि कूट में इसका 4 नंबर का सही आंसर है। आपको ए का 3 है, बी का 1 है। इसमें जो ए का 3 है वो देख लीजिए। एक अर्थात अरेबिक एंड जो पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना है, इसकी स्थापना जो है आपको 1955-56 में होती है। और एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको। हाँ ये ठीक है। जो अरेबिक एंड रिसर्च पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना है, इसकी स्थापना जो है आपको 1955-56 में होती है। दूसरा देख लीजिए, वैशाली जनसंघ की स्थापना जो है बी नंबर, इसका 1 नंबर दिया है, ये आपको 1945 में हो जाती है।
उसके बाद क्या देखिए 3 नंबर में है प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली जो है, इसकी स्थापना जो है सी नंबर का देखिए यहाँ पे दे दिया है, सी नंबर का 4 नंबर दिया है, जो कि आपको 4 नंबर में 1955 में हुआ है। उसके बाद डी नंबर में देखिए मैथिली साहित्य परिषद जो है, मैथिली साहित्य परिषद इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर 2 है 1939 में होती है। और कला भवन जो पूर्णिया में है उसका जो स्थापना है आपको 5 नंबर है, आपको 1955 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे जो फिर यहाँ पे जनरल नॉलेज है ये, निम्नलिखित में से कौन सी जो है ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 नीज जो है। आपको इसकी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो नील की खेती की 2 प्रमुख प्रणालियां थी, एक थी नीज और दूसरी थी रैयती। नीज जो है जो खेती की प्रणाली है उसके भीतर जो है किसानों जो है उन जमीनों में नील का उत्पादन किया था और उस पर उनका सीधा नियंत्रण अर्थात नीज खेती हो गया। और रैयती प्रणाली में किसान या तो जमीन खरीदा या फिर अन्य जमींदारों से किराए पर जो ली, सीधे किराए के मजदूरों को रोजगार देकर नील का उत्पादन किया जाना था। तो इस प्रकार 2 प्रकार की व्यवस्था थी। अगला प्रश्न देख लेंगे, किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे देखिए कि इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्ष स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। ये जो है आपका उसमें क्या है कि देखिए कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कुछ नियम कानून होते हैं जिनके कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं, और ये हमें बताता है कि समाज की जो मौलिक प्रकृति है वह क्या है। जैसे यहाँ पे संविधान के अनुसार पता चल जाता है कि किस प्रकार के यहाँ पे समाज हैं, और संविधान जो है नियमों और सिद्धांतों के सहायता के समूह के रूप में कार्य करती है जिस पर देश के सभी व्यक्ति सहमत हो सकते हैं जिस तरह वे देश को शासित करना चाहते हैं। संविधान किसी देश का राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को भी परिभाषित करता है कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे किस प्रकार की संसदीय प्रणाली है और कैसे आप यहाँ पे राजतंत्र या फिर गणतंत्र जैसी व्यवस्था आप चला रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको देखिए मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 1605 ईस्वी में। तो 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह जो अकबर की जो है मृत्यु है आपको हो जाती है, और इसकी राजधानी आगरा में जो है पेचिस के कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसके शरीर को जो है इनका जो आप शव कह सकते हैं उसको आगरा सिकंदरा में जो है आगरा में जो है उनके मकबरे में दफनाया गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान हो जाएगा। नाहरगढ़ का किला जो अरावली की पहाड़ियों के किनारे स्थित है जहां से राजस्थान का जयपुर शहर भी दिखेगा आपको। यह जो है मुख्य रूप से जयपुर के जो राजा महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा 1734 ईस्वी में बनवाया गया था, और किले का निर्माण जो शहर के ऊपरी रिज के शिखर पर किया गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे, डैश जनसंख्या के आकार क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1 डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है कि आपको एक मानव की आबादी की जनसांख्यिकी और सामाजिक विशेषताओं और आंकड़ों का अध्ययन है। यह क्या है, एक गणितीय विवरण प्रदान करता है कि समय के साथ ये विशेषताएं कैसे बदलती है। जनसंख्या में कोई भी सांख्यिकी कारक शामिल हो सकते हैं जो जनसंख्या वृद्धि या गिरावट को प्रभावित करते हैं, जिसमें जनसंख्या आकार, घनत्व, आयु, संरचना, उर्वरता अर्थात जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर और लिंगानुपात कुछ भी शामिल हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेंगे हम, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 आंगन। इसमें क्या था कि आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान थे 1 या 2 मंजिल ऊंचे होते थे, जिसमें कि एक आंगन और उसके चारों ओर कमरे बने हुए होते थे। अधिकांश घरों में जो है नहाने के लिए अलग जगह थी और कुछ में जो है पानी की आपूर्ति के लिए कुएं का भी निर्माण था। अगला प्रश्न देख लेंगे,
दक्का, जिसे आप ढाका कहते हैं, वे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो ढाका में जो 1906 ईस्वी में इसका गठन किया गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए कि लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। तो इसमें ये जो है आपको बंगाल का जो विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के समय होता है। लॉर्ड कर्जन के समय होता है और बंगाल के विभाजन को पूर्वी बंगाल के मुसलमानों और उसके संगठन मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त था। और मुस्लिम लीग का मानना था कि कांग्रेस पार्टी केवल हिंदुओं की जरूरतों को पूरा करती है। इसने अधिक राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के साधन के रूप में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी का समर्थन किया। अगला प्रश्न देख लेंगे। महावेली गंगा की डैश की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका, ये जो है महावेली गंगा, इसको ग्रेट सैंडी नदी भी कहते हैं। श्रीलंका की सबसे नदी है जिसकी कुल लंबाई वहाँ पे श्रीलंका में आपको 335 किलोमीटर है। नदी जो है कैंडी जिले के जो नुआरा एलिया जिले के एक कसूर गांव में पोलवथुआ से शुरू होती है और त्रिंकोमाली खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्गम मूल्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। निर्गम मूल्य का अर्थ होता है कि बाजार मूल्य से कम कीमत। निर्गम मूल्य वह मूल्य है जिस पर शेयरों को पहली बार जनता के लिए उपलब्ध होने की बिक्री के लिए पेश किया जाता है। जिस प्रकार आप आईपीओ को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को जानते हैं, जैसे शेयर बाजार से रिलेटेड है ये। तो निर्गम मूल्यों की जो गणना है उस सूत्र के साथ की जाती है जो एक शेयर के मूल्य पर कितने शेयर उपलब्ध होंगे के साथ जोड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। दरअसल ये जो है आपको पद्मा जो है बांग्लादेश में हमारी गंगा का ही नाम वहाँ पे पद्मा हो जाता है। और जब ये ब्रह्मपुत्र और दोनों का मिलान हो जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, तो उससे दोनों की संयुक्त धारा जो है जमुना हो जाती है। तो पद्मा जो है बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है और ये जो है गंगा की मुख्य वितरिका है जो बंगाल की खाड़ी के निकट मेघना नदी तथा संगम के तक जो है 120 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व में बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, साइंस का क्वेश्चन है। एक चुंबक को एक कुंडली कॉइल की जो और तेजी से धीरे धीरे लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, स्थिति 1 में अधिक है। स्थिति 1 में आपको दिया है कि तेजी से जैसे कि एक चुंबक को एक कुंडली की कॉइल को तेजी से दूसरा है धीरे धीरे ले जाया जाता है तो उसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, कितने समय में प्रकाश जो है 2 मिलीमीटर मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकता है? तो यदि कांच का वर्तनांक 3/2 है तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, 10⁻⁻11 सेकेंड। अगला देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि नीचे दिए गए ग्राफ जो है वी और टाइम का ग्राफ है इसमें, तो इसमें कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो वस्तु के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये समान गति का ये ग्राफ दिखाता है, दोनों एक पैरेलल चल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 39 न्यूटन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देख लीजिए 5 kg। इसको आप जब W बराबर भाग देंगे, जैसे कि mg इसमें ये करेंगे इक्वल टू जैसे वेट बाय ग्रेविटेशन देंगे। अगर वेट निकालना हो तो W बराबर m बराबर हो जाएगा W/g। तो दोनों में भाग देंगे तो 49/9.8 होगा। तो जब इसमें भाग देंगे तो आपको 5 kg निकल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे,
कि जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 FeS हो जाएगा, जो कि लौह उत्पाद जो लौह सल्फाइड कहलाता है, इसका रासायनिक सूत्र आपका फेरस FeS हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है 360 ग्राम जल शुद्धतः दर्शाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 2 एवं 4 हो जाएगा इसमें, कि जैसे कि 2 नंबर में दिया गया है, देखिए जल का 20 मोल और 4 में दिया जल के 1.2044 का इंटू 10⁻25 अणु। अगला प्रश्न देखेंगे हम, 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है, परिणामी घोल का pH मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा आपको HCl का जो मोलर सांद्रता हो जाएगा 0.02/2 लीटर। तो इसमें आप जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो pH मान जो है आपका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अमोनिया यूरिया में बदलती है किस चीज़ को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर, यहाँ जो है आपको यकृत में ये मानव शरीर में जो अमीनो एसिड होते हैं एमिनेशन या विभग के जो परिणाम स्वरूप अमोनिया का जो निर्माण होता है वह क्या है, अत्यधिक विषाक्त क्षारक है। हालांकि यकृत में जो अणुओं एवं एंजाइम का जो वहन करने वाला तंत्र जो होता है शीघ्र ही अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक होता है। जो हमारा किडनी जो वृक्क द्वारा जो है यूरिया को कुशलतापूर्वक जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ये है ऑप्शन नंबर 4 बाह्य सेमीकंडक्टर हो जाएगा। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तब वह जर्मेनियम के परमाणु से मिलकर एक सहसंयोजक बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, जिसके जो क्रिस्टल संरचना में अपेक्षाकृत 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। और शुद्ध जर्मेनियम को वैसे जो है दाता शुद्धि जिसमें कि 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके साथ डोपिंग करके n प्रकार के अर्धचालक में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 H2SO4। इसमें क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो इस्तेमाल है हमारा उत्प्रेरक के रूप में और कैलेट उत्पादन में किया जाता है। जो उच्च ऑक्टेन जो ईंधन का जो अनिवार्य घटक, जैसे किसी भी पेट्रोल वगैरह जो लेते हैं जिसका ऑक्टेन नंबर जितना हाई है वो इतना अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का यही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 शैवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जल संवर्धन पौधे के जो कर्षण की एक विधि है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 82 का हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा कि मिट्टी हो जाएगा। जो बिना मिट्टी के खेती करने का जो तरीका है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसमें जल संवर्धन की इसमें जो है विधि है, इसमें क्या प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें फसलों को उगाने के लिए क्या है, द्रव पोषण पौधों को दिए जाने वाले खनिज पहले ही पानी में मिला दिए जाते हैं और नई तकनीक की मदद से जो है मिट्टी के बहुमंजिली इमारतों में सब्जियां उगाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसको आप छत पे भी उगा सकते हैं इस प्रयोग विधि का प्रयोग करके। अगला प्रश्न देखते हैं कि वनस्पति जगत के जो गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 4 का फंजाई हो जाएगा। इसमें क्या है कि फफूंद या जो फंगी है जिसको कवक हम लोग बोलते हैं कि एक प्रकार के पौधे हैं जो अपना भोजन सड़े गले जो मृत अपघटक भी से आप बोल सकते हैं कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये जीवों को एक विशाल ये जो है बहुत जो है धरती पे सबसे ज़्यादा संख्या अपघटकों की ही है। ये साधारणतया वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे इस वर्ग के जो समुदाय में पर्णहरित क्लोरोफिल रहते हैं और इसमें जो प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है और ये सभी जो है आपको सुकाय वनस्पति कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वपरागन
का परिणाम क्या होगा? स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको स्वपरागन। जैसे आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं, स्व मतलब अर्थात खुद ही, परागन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 अंतः प्रजनन। तो इसमें अंतः मतलब होता है अंदर, प्रजनन स्वतः परागन। तो इस प्रश्न का जैसे कि स्वपरागन के कारण होता है कि अंतः प्रजनन होता है, जिसका जो प्रजनन अवसाद उत्पन्न होता है और संबंधित प्रजातियों के प्रजनन में इसके स्वास्थ्य और वृद्धि में कमी आती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ऐसे परमाणुओं को जिसमें जो प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समस्थानिक। जैसे कि न्यूट्रॉन की संख्या उसमें क्या है कि आपको भार, जैसे एक स्थान, जैसे कि प्रोटॉन की संख्या इसमें सेम है, तो अर्थात प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू हो जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर किसी एलिमेंट में आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो समझ लीजिए कि वो समस्थानिक एक ही स्थान पर रहने वाले हैं। और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है तो वो क्या होते हैं कि आपको उसका भार अलग अलग हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ने से जो होता है वो भार बन जाता है, जिसमें कि अगर भार अलग अलग हो गया तो वो समस्थानिक यानी कि एक ही स्थान पर रहने वाले हो जाएंगे। और इसका ठीक उल्टा होता है कि जब आप दोनों का भार एक जैसा हो लेकिन स्थान अलग अलग हो तो वो एक समभारिक कहलाएंगे, अर्थात एक ही जैसे होना चाहिए बिहेव दोनों का। अगला प्रश्न देखेंगे कि डेसिबल जो है 100 डेसिबल का जो शोरगुल है, नॉइज का प्रबलता स्तर की संगत होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 यंत्र कारखाने के शोर से। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो इसमें जो सुनाई देने वाली जो हमारी आवाज़ होती है वो 15 से 20 डेसिबल का होता है। जो हम लोग बातचीत करते हैं वो 30 से 40 डेसिबल में होता है। जोर से अगर हम लोग बातचीत करें तो वो 50 से 60 हो जाएगा। इसमें 10-10 का आप रेशियो बढ़ा के चल सकते हैं। जैसे कि सुनाई देने वाली जो आवाज़ है वो 15 से 20 डेसिबल और सामान्य वार्तालाप 30 से 40 हो जाएगा। फिर 10 इसमें जोड़ दीजिए, जोर से बातचीत हो जाएगा 50 से 60 और शोर शराबे वाली जो गाली हो जाती है वो आपको 90 से 95 हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा अगर आपको यंत्र कारखाना आपको 100 से 105 हो जाता है डेसिबल में। अगला प्रश्न देखेंगे कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl हो जाएगा। जो अम्लीय वर्षा होता है उसमें प्रायः सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। कारखानों से जो निकला हुआ प्रदूषित SO2 गैस है ऊपर जाकर H2 से जो रिएक्शन करते हैं उसके बाद क्या होता है कि वर्षा के साथ वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में वर्षा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। पके हुए टमाटर का जो है लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण अर्थात किसकी उपस्थिति के कारण से होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2 कैरिटोनाइट के कारण से। अगला प्रश्न देखेंगे कि पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट है जो क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 फाइकोसाइनिन। अगला प्रश्न देखेंगे नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 उभयलिंगाश्रयी। तो इसमें क्या होता है कि जो नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों का जो जन्म देने वाला पादप है उभयलिंगाश्रयी कहलाता है। तो आपको ये 90 है, उसके बाद देख लीजिए धीरे धीरे ये। उसके बाद मैथ का सवाल है, मैथ और रीजनिंग का इसमें नहीं करेंगे जिक्र। तो इस प्रकार से हमारा जो है आज आपका 100 नंबर का जो प्रैक्टिस ये जो क्वेश्चन का जो सेट है आपको किरण पब्लिकेशन का, आपको आज जो है हमारा दूसरा नंबर का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल समाप्त होता है। तो इसी के साथ साथ जो है हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो किरण पब्लिकेशन का है वो भी आपको साथ साथ में चल रहा है। तो आप दोनों चीज़ एक साथ करते चलेंगे। दोनों चीज़ एक साथ जब आप करते चलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको शुरू में ही बताएं कि दोनों चीज़ का आइडिया एक साथ होते चले जाएगा कि आपको कौन सा प्रश्न कब पूछा गया था और आप उसी बेस पे कौन से प्रश्न का भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों आप एक साथ करेंगे, चाहे वो किसी भी सीरीज का हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के और उसके साथ साथ मॉडल प्रैक्टिस सेट साथ में करते चलें तो दोनों एक की तैयारी आपसे बहुत ही बेहतर हो जाएगी, जिससे आप परीक्षा में लिखने के लिए स्वतंत्र होंगे और औरों से बेहतर करने की स्थिति में हो और स्मार्ट तरीका से आप
पढ़ाई करने का प्रयास करें, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं वो सबके सही होंगे। और अगर आपने जो थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, अगर आपने उसका सही जवाब दिया है तो समझ लीजिए आपका जो है वो आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। और पॉजिटिव पॉइंट में एक भी अगर आप 2 नंबर आप लाते हैं तो कोई बच्चे होते हैं कि पॉइंट से फिसल जाते हैं। तो अगर आप ऐसे करके अगर आप नंबर लाते हैं, थोड़ा सा जो सोचने का तरीका है उसको आप ब्रॉड कीजिए, क्योंकि आजकल जो है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जो आपको ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे वो तो आपको याद रखने ही है, वो सभी बच्चे याद रखेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा और नॉलेज भी रखना होगा। तो आपसे इसी प्रकार की जो भी बातें होगी अब कोशिश करेंगे कि हाँ विस्तार से आपको बताने का। और अगर ये विस्तार से ये भी जो आज सेट हुआ है इसके बारे में कैसा लगा है, इसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।